हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और आज के इस सेशन में दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 और 23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार और बलात्श्रम प्रतिबंधित है। ठीक है, ये फैक्चुअल है और ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया हुआ है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का परिसंकट में व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित है। ठीक है, ये भी। और इसमें देखिए इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि इसको याद कैसे करें। देखिए 24 में 4 आता है और 14 में 4 आता है। ठीक है, तो ये वाला लिंक हो जाएगा कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों की बात है वो किस में की गई है, 24 में। तो बाकी जो बचा वो 23 में मानव तस्करी और बेगार बलात्श्रम हो गया। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद निजी व्यक्तियों के साथ साथ राज्य के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है। ठीक है, ये निजी व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है और राज्यों पर भी, कि कोई भी जो है इस तरह का शोषण नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत के संदर्भ में बताना है। देख, कई बार क्या होता है कि डीपीएसपी की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें ये बोल दिया आर्टिकल। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्लिक नहीं हो पाती है कि ये ध्यान में नहीं आता है कि अच्छा ये गांधीवादी की बात कर रहा है, क्योंकि हमको लगता है ऑप्शन तो सारे ही सही रहते हैं, लेकिन ये रहता है कि इसमें से कौन सा गांधीवादी है कौन सा नहीं है। तो आर्टिकल 40 आपको पता है ग्राम पंचायत गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग का है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 43 जो है वो कुटीर उद्योग का है और 43A जो है वो उद्योगों में नियोजन इन सब से संबंधित है, जो संशोधन करके जोड़ा गया है। और 48 जो है वो गोवध का प्रतिषेध है। ठीक है, और 48A जो है वो जोड़ा गया है बाद में और उसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों को कालक्रम बताना है। तो गोलकनाथ केस आया था एक, फिर केशवानंद भारती केस आया, मिनर्वा मिल्स 1980 में आया, IR कोहिलो जो आया ये आया 2006 में, 2007 में, और ये जो है ये आया था 1967 में। केशवानंद भारती आपको पता ही होगा 73 में। तो ये सारे सीक्वेंस ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब फिर से बता दूं, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980 और IR कोहिलो 2007। फिर इसका मैच करना है अनुच्छेद 25। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम, अगर ये आपको आर्टिकल रटे हुए हैं तो ये एक मिनट भी नहीं लगना है, फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे। धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, ये कब का है, 25। 26 में धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। पहले क्या करेंगे, मानेंगे किसी चीज़ को, उसके बाद उसका मैनेजमेंट देखेंगे। फिर अब मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे, टैक्स, मतलब टैक्स नहीं लगाना है, विशेषकर नहीं लगाना है। ठीक है, तो मतलब हमको क्या करना है, हमको याद करना है। तो पहले मानेंगे, फिर मैनेज करेंगे, फिर मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए फिर क्या करेंगे कि विद्यालय में जाएंगे। पैसा कमाना है अगर तो पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए स्कूल जाएंगे। तो आर्टिकल 28 जो हो गया वो विद्यालय से संबंधित है। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं इसके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ए, मतलब चारों ही मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है 51A जो है, ये 51A है फंडामेंटल राइट, और उसका पार्ट ए, सब क्लॉज ए की बात हो रहा है कि इसमें क्या बात की गई है, किसके पालन एवं सम्मान की बात की गई है। तो इसमें संविधान की गई है, राष्ट्रीय ध्वज की है, राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत जैसा वर्ड नहीं आता इसमें। इसका जो अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करने तथा उसके आदर्शों, तो एक तो आ गया संविधान, तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करने का कर्तव्य। तो ठीक है, इसमें राष्ट्रगीत जैसा शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 3 4। 2 हटा दीजिए, 2 हट गया, तो 1 3 4 ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताना है। संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का उम्मीदवार हो सकता है। देखिए उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, बस उसके प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। अगर उतने लोग हैं तो कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, तो ठीक है। हाँ, बस ये रहता है कि जिस दिन से वो राष्ट्रपति चुन गया, उसका चुनाव हो गया एज ए राष्ट्र प्रेसिडेंट, उसके बाद वो संसद का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह जाता है, उस दिन से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी विधानमंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये स्वतः वर्ड बहुत कम जगह पे यूज होता है, लेकिन स्वतः समाप्त हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आप एक जगह पे अगर इलेक्ट हो गए तो दूसरी जगह पे आपकी सदस्यता खत्म हो गई वहां पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका।
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हेतु निम्न में से किसके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडल। देखिए ये विशेष बहुमत की बात करता है। इसमें क्या होता है पहले कि टोटल का 50% प्लस 1, ठीक है, मतलब आधा प्लस 1, प्लस जितने उपस्थित हैं उनका 2/3, मतलब इतने तो प्रेजेंट होने चाहिए, उसमें से 2/3 उपस्थित, 2/3 लोग उसके पक्ष में दिए हों, ठीक है, प्लस 50% राज्य की बात करता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें जो संघवाद वाले संबंधित विषय होते हैं उसमें आता है कि 50% प्लस 1। तो इसमें पहले ऑप्शन हटाएंगे। जो फंडामेंटल राइट है ये नहीं आता है। फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे कि जो भी संशोधन हुए हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया या और भी कोई संशोधन है, उसमें सिंपल सा ये रहता है कि 50% प्लस 1 इसमें राज्यों का नहीं चाहिए, ये वाली ही शर्त पूरी कर लेता है बस, विशेष बहुमत लेकिन बिना राज्यों वाला। तो 3 हटा दीजिए और आंसर वैसे ही आ गया। बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचन में देखिए राज्य विधानमंडल भी पार्टिसिपेट करता है तो ये भी शामिल होगा। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से पूरा देश प्रभावित होता है तो ये भी होगा। और विधायी शक्तियों का वितरण ये भी होगा। विधायी शक्तियों का वितरण मतलब अनुसूची 7 की बात कर रहे हैं तो ये भी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है पहली चीज। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल करती है, नाम ही इसीलिए राज्यसभा है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, ये भी कभी हम और आप थोड़ा ना चुनाव इसका वोटिंग करने जाते हैं। इसमें जो है कौन जाता है, जो विधानमंडल के सदस्य हैं वही वोटिंग करते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, गलत है क्योंकि इसमें देखिए 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। कला क्षेत्र, कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब से होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया 3। और राज्यसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 3 ही गलत है इसका, ए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है ना, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से पुनः निर्वाचित भी किया जाता है। इनका निर्वाचन संसद के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित दोनों देते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यही अंतर है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसकी जगह पे कौन आता है, विधानमंडल के या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरी संसद के, राज्यसभा, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं सब वोटिंग करते हैं और उसके अलावा राज्य विधानसभाओं से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली 1। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित करना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन एकदम ठीक है, और उसके बाद में साधारण बहुमत से लोकसभा में पारित हो जाता है। और बस ये रहता है कि इसमें 14 दिन पहले जो है वो सूचना देनी होती है बस। और ये आर्टिकल कौन सा है, 67 है, जिसके तहत हटाया जाता है। पद से हटाए जाने के आधार संविधान में निर्दिष्ट है ना, आधार संविधान में निर्दिष्ट नहीं है, इसमें कोई भी आधार नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो गया। ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। हाँ, ये मैंने बताया कि 14 दिन पहले कम से कम सूचना देनी होती है। उसके बाद राष्ट्रपति आकर के अपना जो पक्ष रहता है उसको प्रस्तुत करते हैं, सफाई देते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद अगर कोई कोई सहमत नहीं हो रहा है तो फिर आगे प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान में संशोधन के लिए कौन सा कथन सही है। संसद के दोनों सदन में साधारण बहुमत, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है कि इसमें अगर संशोधन करना है तो संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो क्या होगा, संसद नहीं, साधारण बहुमत इतना भी आसान नहीं है, विशेष बहुमत होता है। संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत, और ये आधे राज्यों का समर्थन भी इसमें नहीं चाहिए, जनमत संग्रह तो चाहिए ही नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूची और विषय बताने हैं। प्रथम अनुसूची क्या, देखिए इसमें क्या पूछा, सम्मिलित नहीं है, पहले तो पूछा है नहीं, मतलब हमको गलत छांटना है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो ये तो सही है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता दिया हुआ, ये भी ठीक है। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञान है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि इनके लिए अनुच्छेद अलग से दिया हुआ है। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद दिया हुआ है वो है 60, ठीक है, 60, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद दिया हुआ है वो है 69। तो ये दोनों के अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है।
और चतुर्थ अनुसूची संघ राज्य संबंध नहीं है बल्कि राज्यसभा की सीटें हैं, तो ये दोनों ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पर विचार करना है, इनका क्रम बताना है। पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बाद दूसरे नंबर पर आए थे जाकिर हुसैन। तो सबसे पहले तो यही होंगे 4, बाकी दोनों हटा दीजिए ऑप्शन। 4 के बाद 2 अपने आप दिया हुआ है, कौन? वीवी गिरी। फिर देखना है फखरुद्दीन अली और नीलम संजीवा रेड्डी में। तो सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, फिर राधाकृष्णन जी आए थे, फिर जाकिर हुसैन, फिर उनके जस्ट बाद ही वीवी गिरी आए थे। ठीक है, तो उनके बाद क्या हो गया? 2 हो गया, हमें ये पता है। फिर वीवी गिरी के जस्ट बाद फखरुद्दीन अली आए थे, तो 1, और फिर उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में गणपूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होती है। ठीक है ये, लेकिन इन्होंने पूछा है क्या कि सही नहीं है, पूछा है, गलत पूछा है, तो ये तो सही है। ठीक है, और मनोनीत सदस्यों को गणपूर्ति की गणना से बाहर रखा जाता है ना, गणपूर्ति में किसी को बाहर नहीं रखा जाता। एक बार संसद सदस्य बन जाने के बाद वो किसी भी चीज़ से बाहर नहीं होते हैं, उन्हें सारी पात्रताएं मिलती हैं लगभग, बस चुनाव वगैरह में जैसे राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ करके बाकी हर चीज़ में उनको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिली होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को बताना है, कथन और कारण। कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाता है जब उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषय शामिल हो। एकदम सही है, जो धन विधेयक है वो 110 में ही दिए हुए हैं। अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त किसी भी गैर वित्तीय विषय को शामिल करने पर वह विधेयक वित्त विधेयक बन जाता है। ये भी ठीक है, क्योंकि 110 वाला जो है वो है धन, और 110 और प्लस अदर अगर कर लें तो वो क्या बन जाता है? वित्त विधेयक। तो ठीक है ये, तो ये सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो व्याख्या करने के लिए कौन सा ऑप्शन? डी हो गया। भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची मतलब 4th अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से। यह राज्यसभा में राज्यों को सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। ठीक है, ये इसमें निर्दिष्ट दिल्ली और पुडुचेरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निर्दिष्ट है। हाँ, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जहाँ जहाँ विधानसभा है उन सब जगहों पे रहता है, तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी हो जाएगा और जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद और इनके प्रावधान बताने हैं। अनुच्छेद 93 क्या है? संसद में मतदान। तो 93 में संसद में मतदान नहीं है, 93 में लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बात है। तो ये हो गया। अब देखिए ए का 2 किस में आ रहा है, बाकी हटा दीजिए पहले तो। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने और त्यागपत्र से संबंधित है ये, तो इनका पद का हटाया जाना, तो ये हो गया बी का 3, तो बी के 3 से बी ऑप्शन आंसर आ गया आपका सी। बाकी देख लेते हैं, 100 में क्या है? सदन में मतदान है, और 108 में संयुक्त बैठक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और लोकसभा में सीटें। देखिए सबसे ज़्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। अब बाकी आगे का देखते हैं। इसमें हो जाएगा तमिलनाडु में है, ये मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे आप हर राज्य की सीटें कहाँ तक याद रख पाएंगे, बट क्या इसमें हम कोई गैस कर सकते हैं? इसको ऐसे क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन मान लिया जाएगा ये, ऐसे मतलब कैसे ही गैस हो पाए। अब देखिए 4 सब में दिया हुआ है, तेलंगाना में 17 सीटें। अब तेलंगाना में अगर 17 हो गई हैं तो पहले आंध्रा और तेलंगाना मिला करके ज़्यादा रही होंगी, है ना? आंध्रा और तेलंगाना ही अलग हो गए हैं दोनों, तो अगर इन तीनों में मिनिमम पे जाएं तो कौन सा हो सकता है? आंध्र प्रदेश का 25 हो सकता है, C2। क्या ऑप्शन आ रहा है इससे? B1 तमिलनाडु में 28, और तमिलनाडु से ज़्यादा कर्नाटक में होंगी, ये तो कंफर्म है, तो 39। हाँ, तो ए का 3, लेकिन नहीं, ये नहीं है, नहीं, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं लगेगा, ये टफ क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है तमिलनाडु की हैं 39, कर्नाटका की हैं 28 और आंध्रा की हैं 25, तो ऑप्शन ए है। अब रट लीजिए, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उस राज्य के हैं, अगल बगल के हैं, तब तो याद रह जाता है, लेकिन ऐसे हर राज्य का कहाँ ही याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी व्यक्तिक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, बताएं? ठीक है,
मतलब निंदा प्रस्ताव तो किसी के लिए भी किया जा सकता है, किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। असहमति हम जताने के लिए क्या करेंगे, ऐसे निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। फिर निंदा प्रस्ताव में उन नीतियों या कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होता है जिसके लिए सरकार की आलोचना की जा रही, नहीं, इसमें कार्य को जो है वो निर्दिष्ट करना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव में तो आप बिना कारण बताए भी ला सकते हैं, लेकिन निंदा प्रस्ताव में आपको बताना पड़ता है। जैसे होता है ना, किसी की आप बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही ना। तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आर गलत, ऑप्शन सी। अनुच्छेद और उनके प्रावधान बताने हैं। अनुच्छेद 249, 250, 52, 53, ये तीनों ही आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद जो 249 है वो राज्यसभा से संबंधित है, कि राज्यसभा जो है वो उसके प्रस्ताव पर राज्य सूची पर नियम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ए का 2 कोई आ रहा है, एक ऑप्शन हट गया। अब बाकी देखते हैं। 250 में जो है वो राज्य सूची पर विधि बनाने की बात है। 250 पर राज्य सूची, ये हाँ, आपातकाल के समय, ठीक है। 250 पे क्योंकि 50-50 हो जाता है, तो आपातकाल में 50-50, तो राज्य सूची। अब B1 से कोई आंसर आ रहा है, एक और ऑप्शन हट गया। अब 3-4 में देखना है। 252, संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर सहमति के लिए में बना सकती है। तो 52 में क्या हो गया, ये सहमति हो गई, और 53 है अंतर्राष्ट्रीय क्रियान्वयन। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में करेंगे।